प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। जैसे हमें पता है सर्दियों की आमद है, आज कुछ मुबारक बारिश भी हुई है। मुबारक बारिश ही कहूँगी क्योंकि बहुत सब लोगों को इंतज़ार है, लेकिन बारिश की आमद नहीं हो रही है। इसके साथ साथ जब भी मौसम बदलता है तो आपकी स्किन जो है किस तरह से रिएक्ट करती है, ये टोटली एक चैलेंज होता है कि कैसे डील करना है, ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाना है, कम लगाना है। बहुत सारे लोगों को सर्दियाँ अच्छी भी लगती हैं, लेकिन उनकी स्किन या सेहत के हवाले से थोड़ी सी उनके लिए नाजुक भी होती है, क्योंकि इस तरह के स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो जनरेट दोबारा से होना शुरू हो जाते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा उंगलियों पे सूजन हो जाना, हाथों में खारिश होना या एलर्जिक होना, या उंगलियों के दरमियान कट्स लगना बहुत शुरू हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इस तरह सी हैं कि इस तरह से जो लोग हैं जो इस मसले का शिकार हो जाते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब डॉक्टर शहबाज साहब, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो, और सेकेंडली सर, जैसे कि हमें पता है कि सर्दियों की एक तरह से आमद है, तो खुश्क सर्दी एक तरह से है, तो बहुत सारे लोगों को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वो हाथों की जो उंगलियां या स्पेसिफिकली पैरों की उंगलियां, वो रेड भी हो जाती हैं और सोजन भी हो जाती है, उसकी क्या रीज़न होती है? मिस इकरा, थैंक यू सो मच। बहुत अहम जो है ये मसला है, चूँकि अभी जैसी सर्दियाँ शुरू होती हैं तो इसके जो पेशेंट्स हैं वो उनकी भरमार हो जाती है ओपीडी में। तो इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आम जो हमारी आवाम है उस तक हमारा पैगाम पहुंच सके, उनको इसका जो है प्रिवेंशन उसके बारे में पता चल सके। जो परनियोसिस या चिलब्लेन्स की ये जो बीमारी है, इसको आम ज़ुबान में सादा फहम जो है आम लोगों के लिए अगर हम बताएं तो ये सर्दियों से आपके हाथों और पाँव की जो उंगलियां हैं उनके अंदर खून की नालियां होती हैं जो कि सुकड़ना शुरू हो जाती हैं। जहाँ पे भी ठंड होगी वहाँ पे आपकी खून की नालियाँ जो हैं सुकड़ती हैं। जब वो सुकड़ती हैं तो उसकी वजह से कुछ ऐसे जो हैं वो रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में कि वहाँ पे खून की नाली के सुकड़ने की वजह से खून की सप्लाई जो है स्किन को और नीचे जो अंडरलाइंग मसल्स हैं उनको कम मिलती है, जिसकी वजह से फिर एक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। और वो जो इन्फ्लेमेशन शुरू होती है उसकी वजह से हाथों पाँव की उंगलियों पे रेडनेस आना शुरू हो जाती है, जो कि इनिशियली शुरू होती है हल्की फुल्की खारिश से। ओके, हाँ जी। हल्की फुल्की पहले खारिश होती है, वो वार्निंग साइन होता है कि आप अपने हाथों और पाँव को वार्म कर लें, या जो है आप अपने हाथों और पाँव की खैर मनाएं कि आगे जो है वो ये मसला बढ़ने लगा, हो जाएगा जी वर्स हो जाएगा। तो उसके लिए वो वार्निंग साइंस अगर हम लोग जो है वो उसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि आम लोग ज़्यादातर यही करते हैं, ख़ास तौर पे जो लेडीज़ हैं वो घरों के काम ठंडे पानी से कर रही होती हैं, वुज़ू ठंडे पानी से कर रही होती हैं, बर्तन जो हैं वो ठंडे पानी से धो रही होती हैं। इसी वजह जो कुक हैं बाय प्रोफेशन, जी बड़ा होता है जी जी, तो वो जैसे ठंडा पानी उनके हाथों और पाँव पे लगता है तो वो खून की नालियों को श्रिंक करेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी और वहाँ पे रेडनेस आना शुरू हो जाएगी। और फिर जब वो हमारे पास आते हैं तो उन्होंने इतना उसका बेड़ा गर्क किया होता है कि वहाँ पे अल्सर्स बने होते हैं, ज़ख़म बने होते हैं, और फिर उनको हाथों में और पाँव में पेन इतनी ज़्यादा हो रही होती है। तो वो लोग हमारे पास आते हैं और आके कहते हैं जी हमें 1 दिन में या 2 दिन में ठीक कर दें, जो कि ज़ाहिर सी बात है पॉसिबल नहीं है। वो अराउंड 2 वीक्स या 3 वीक्स जो है वो टाइम ले जाता है। तो ये असल में जो बीमारी है, दिस इज़ योर नॉर्मल और एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ योर स्किन टू कोल्ड। ओके जी, एक तो ये वजह हो गई, परनियोसिस या चिलब्लेन्स कहते हैं। दूसरा, हम लोग जब गर्म कपड़े जो हैं, मिसाल के तौर पे हमने कंबल लिया अपने पाँव पे या ग्लव्स पहने हाथों पे, तो वो जो होते हैं वो असल में वूल के बने होते हैं। प्योर कॉटन जो होता है वो हमारी बॉडी को आम तौर पे कोई रिएक्शन नहीं करता, लेकिन वूल की जो बनी हुई चीज़ें हैं, ग्लव्स हो गए या जो है वो जुराबे हो गई या कंबल हो गया, वो भी थोड़ा बहुत रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से इचिंग होती है। उसे हम कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कहते हैं। तो वो जो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है किसी एलर्जन की वजह से या किसी इरिटेंट की वजह से, उसकी वजह से भी हाथों और पाँव पे स्वेलिंग भी आ जाती है, रेडनेस भी आ जाती है। लेकिन जो ज़्यादा कॉमन है वो परनियोसिस है, जो कि काफ़ी सारे जो हैं वो हमारे पास आजकल केस आना शुरू हो गए हैं। और इसमें मसला ये है कि ये जो बीमारी है ये आपको हर साल होनी है। लोग कहते हैं जी कि हमें
ये कभी भी नहीं थी, अभी शुरू हो गई। किसी न किसी बीमारी ने किसी न किसी वक्त शुरू होना होता है। लेकिन उसकी रूट्स पुरानी होती हैं, एक तरह से पुरानी हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है आप सारी जिंदगी नॉर्मल हो और आपने आज जो है सेप्ट्रॉन खाई, आपको आज जो है वो रिएक्शन हो गया। आप सारी जिंदगी से हेयर डाई लगाते आए हैं, लेकिन आज आपने लगाया तो आपको वो सूट नहीं किया, आज आपको उससे रिएक्शन हो गया। हमारी बॉडी में एक चीज होती है, उससे कहते हैं कुव्वत मुदाफियत। वो काफी हद तक कोशिश करती है कि बीमारियों से हमें बचा के रखे, लेकिन जब उसकी हिम्मत से बाहर हो जाता है तो फिर हमारी बॉडी को अल्टीमेटली उस एलर्जन से या उस जो बाहर वाली चीज़ है उससे हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती, तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसका रिएक्शन आता है हमारी बॉडी पे। सही हो गया। अच्छा, जैसे हम कह सकते हैं ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ठंडे पैर या जो उनमें काम कर रही होती हैं स्पेसिफिकली ख़वातीन, ये 1 साल में हो गया, मतलब इस सर्दियाँ अगर हो गया उसके बाद उसको ट्रीट कर लिया हमने, इसको ट्रीट करते रहे, ये चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट ईयर उनको दोबारा से ये प्रॉब्लम होगी तो एहतियात करने की ज़रूरत है उनको? देखें जी, जब एक दफ़ा आपकी बॉडी किसी एलर्जन को एक्सपोज हो गई है, मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है उसको पोलन से एलर्जी है या एक बंदे को जो है परफ्यूम से एलर्जी है, तो वो फॉर द होल ऑफ हिज लाइफ वो उससे एलर्जिक ही रहेगा, क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में बन गई हैं। जब भी आप किसी उस तरह के परफ्यूम को या पोलन्स को आप एक्सपोज होंगे, या बाज़ लोग जो होते हैं कुछ खाने पीने से एलर्जिक हो जाते हैं, तो वो जब भी उस खाने को इवन के देखेंगे भी, उसकी स्मेल भी उनके पास आएगी, तब भी उसको उससे एलर्जी शुरू हो जाएगी। तो एलर्जी का जो सबसे आसान हल है वो अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन है, कि उस एलर्जन से अपने आप को आपने बचाना है। तो सबसे अच्छा जो हल है वो परनियोसिस का, चिलब्लेंस का, वो ये है कि अवॉइडेंस आपने करनी है कोल्ड से, ठंडा पानी, ठंड से, और इसके अलावा इवन के कोई भी चीज़ जो कि ठंडी होगी, इवन कि आप अगर आइसक्रीम लेते हैं या कोई कोल्ड ड्रिंक लेते हैं जो कि ठंडी है, वो भी आपको एलर्जी कॉज करेगी। तो इस वजह से सबसे अच्छा जो हल है, 2-2 ग्लव्स पहनने हैं और 2-2 आपने जुराबें पहननी हैं। हाथों पाँव को दिन में 2-2 बार आपने 10-10 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में रखना है। जी। और ये जो जुराबें और ग्लव्स पहनने हैं, जैसे मैंने बताया कि ये कॉटन के होने चाहिए, नीचे कॉटन के पहन लें, ऊपर वो आप जो है गर्म पहन लें, तो ये काफ़ी होगा। और इसके अलावा ये है, हाथों पाँव पे हम लोग अगर हमारे हाथ और पाँव ठीक हैं तो उस पर मालिश भी कर सकते हैं। मालिश आपकी किसी भी चीज़, किसी भी तेल से, ऑलिव ऑयल से कर लें, सरसों के तेल से कर लें, उससे जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो ओपन हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें ये जो मसाइल हैं जो ठंड की वजह से होते हैं ये कम से कम हो, क्योंकि थोड़ी सी गुरमाइश हो जाती है तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हल हो जाती है। तो इसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं या नहीं? फंगल इन्फेक्शंस देखें, जब एक अल्सर बन गया है, उंगलियों के दरमियान बन गया या जो है पाँव की उंगलियों के दरमियान बन गया, तो वहाँ पे नो डाउट वहाँ पे हो सकता है फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कैंडिडल भी हो सकता है। उसके लिए एक टिपिकल टर्मिनोलॉजी है, उसको इरोजियो इंटरडिजिटाइलस ब्लास्टोमाइसिटिका कहते हैं। ब्लास्टोमाइसिटिका इज़ एक्चुअली एक जो है फंगस है जो कि उंगलियों के दरमियान आके कट डाल देती है। ये ज़्यादातर देखा गया है जो ये होटल्स पे काम करते हैं या जो जिनका किचन में काम है, उनकी उंगलियां दरमियान में से गली होती हैं और वो काफ़ी अरसा चलती हैं, और हम उन्हीं के हाथों से बनी हुई रोटियां खा रहे होते हैं, वो लकीली और अनलकीली। तो जब भी मेरा कहने का मकसद ये है कि एक तो उन चीज़ों को ट्रीट करवाएं, और दूसरा अगर कोई ऐसा कुक देखें तो उससे जो है वो कोशिश करें कि उसके हाथ को अवॉइड करें। आई सा लिटरली आई वेंट टू अ रेस्टोरेंट, और उधर जो है पिज़्ज़ा बनाने वाला जो कुक था, उससे मैंने जब सलाम लिया तो मैंने देखा उसके हाथों पे वो फंगस बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। खाया फिर पिज़्ज़ा? तो मैंने वो पिज़्ज़ा जो है मैंने उसका ऑर्डर वो कैंसिल किया। मैंने कहा यार मैं किसी और से ना कुछ और बनवा लेता हूँ। तो फिर मैंने आई हैड टू लेफ्ट दैट प्लेस। और मैं ये सोच रहा था कि हम लोग कितना अंधाधुंध जो हैं वो किसी पे भी एतबार करके उसके हाथों की बनी हुई चीज़ खा लेते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट जाएं शेफ से हाथ लाजमी मिलाएं। लाजमी मिलाएं। क्योंकि वाकई में जब हम किसी इस तरह से रेस्टोरेंट में जाते हैं जिनसे हम मिला सकते हैं तो हम चेक कर सकते हैं क्या इशू है। इसके लिए तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारे लोग ना हमें एक अलग बात से नवाजना शुरू कर देते हैं, बहुत बहमी है, ये बहुत ज़्यादा इस तरह से है, लेकिन ये एक हाइजीन एक तरह से होता है जिस तरह से अब आपने मेरे जहन में बात डाल दी है तो ये बहुत टफ हो जाता है। एक्चुअली वो मेरे पास भागा भागा है, डॉक्टर साहब आए हैं और मैं डॉक्टर साहब को अपने हाथ दिखाने हैं।
वो बेचारे का क्या पता था कि उसको जो उसका एक पिज़्ज़ा है वो भी कैंसिल हो जाएगा उसका ऑर्डर। गुड वन। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि हम ये बहुत सारी चीज़, जैसे आपने कुकिंग की अभी बात की है, जी। स्पेसिफिकली कोई रीज़न होता है जो किचन में काम कर रही होती है, किस वजह से वो कर्स लगते हैं? कोई ऐसी चीज़ से एलर्जिक होती है, प्याज से या कुछ और, या अच्छा, साबुन ये यूज़ करते हैं? जी जी, ये जो आ जाता है इसमें एक टिपिकल हाथों की बीमारी होती है जिसको कहते हैं हैंड एक्जिमा, ओके। जो चंबल की एक टाइप है। और ये हाथों पे जो कट हैं किचन में काम करने वालों पे या जो बर्तन धोने वाले होते हैं, या हमने बाज़ औक़ात देखा है कि ये जो मिस्त्री वगैरह होते हैं उनके हाथों पे आते हैं, सीमेंट या समथिंग जी यूज़ जी जी, करते हैं। सीमेंट की वजह से। तो ये वाले जो मसाइल हैं एक्चुअली ये सब्जियां काटने से भी हो सकते हैं। उसमें लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और कोई भी तुरश जो चीज़ होती है जो कि थोड़ी सी खट्टी होती है, वो जब भी आप काटते हैं वो आपकी स्किन में, उनमें एसिड्स होते हैं बेसिकली, वो आपकी स्किन में कट डालते हैं। इसी तरह हम कोई डिटर्जेंट्स जब यूज़ करते हैं उनके अंदर भी एसिड्स और अल्कलीज होती हैं जो कि आपके हाथों को सूट नहीं करती, तो वो आपके हाथों और पाँव में कट्स डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो फिर एक्जिमा जो होता है उसका बाज़ औक़ात जो आपको प्रॉब्लम है सारी लाइफ के लिए चलता है। उसका भी फिर यही है, उसका प्रिवेंशन सबसे अच्छा है, लेकिन जब हो गया तब आपने उसका इलाज करवाना है। और एक बहुत अच्छी बात जो आपने सबसे पहले कही थी कि मॉइस्चराइज़र का जो इस्तेमाल है हम उसको अंडर रेट करते हैं। एक्चुअली मॉइस्चराइज़र हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा देता है। मिसाल के तौर पे आपने हाथ गीले किए, उसके ऊपर आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, कोई थिक मॉइस्चराइज़र, लाइक आपने जो है कोकोनट ऑयल लगा लिया, वैसलीन लगा लिया, या जो है रोगने बादाम लगा लिया। तो जब हम हाथों या पाँव पे वो लगा लेते हैं तो वो क्या करता है, वो आपकी जो अंडरलाइंग स्किन है उसको कोट कर देता है, स्किन को रीजनरेशन का टाइम मिल जाता है। जब स्किन रीजनरेट होती है तो आपकी स्किन जो होती है वो रिप्लेनिश हो जाती है, नई बन जाती है। और इसके अलावा ये होता है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे गीले हाथों पे किया तो वो भी मॉइस्चर भी अंदर एंटेंगल हो गया, तो उससे भी आपके हाथ और पाँव की स्किन जो है वो अच्छी हो जाती है, सेफ हो जाती है एक तरह से। हम ये, अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो हम घर में लिक्विड यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए या साबुन यूज़ करते हैं, उनसे भी ये एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं? जी, उससे भी हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो होता है सोडियम लॉरल सल्फेट वगैरह पाए जाते हैं जो कि डिटर्जेंट्स हैं, और डिटर्जेंट हर तरह का आपको एलर्जी कर सकता है। तो उसके लिए सबसे जो अच्छा तरीक़ेकार है, बाहर के ममालिक में तो बने बनाए ग्लव्स मिल जाते हैं जिनके अंदर वाली साइड पे उन्होंने कॉटन का ग्लव जो होता है वो अंदर उन्होंने वो किया होता है, सीव किया होता है, और बाहर जो होता है वो किचन वाले जो प्लास्टिक के ग्लव्स हैं वो होते हैं। सऊदीया से बाज़ पेशेंट्स आते हैं या दुबई से आते हैं, वो लेके आते हैं उधर से। लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं अवेलेबल, तो उसका आसान तो सिलिकॉन के डालते हैं और जब उतारते हैं ना तो आप जी, वो सिलिकॉन के अंदर जो पाउडर होता है वो भी एलर्जी करता है। और सिलिकॉन का ये मसला है कि उसके अंदर आपको वो आ जाता है, पसीना आ जाता है, जो कि खुद जो है वो एलर्जी करता है। तो सबसे अच्छा मैं जो अपने पेशेंट्स को बताता होता हूँ कि ये जो बच्चे बाइक चलाने के लिए पहनते हैं वो कॉटन के होते हैं पतले से ग्लव्स, पहले वो पहने, उसके ऊपर आप सिलिकॉन वाले पहन लें, प्लास्टिक के पहन लें, वो आपको काफ़ी हैं। एक तो उससे आपकी ग्रिप अच्छी हो जाती है, दूसरा ये कि उससे आपको पसीना भी नहीं आएगा और एलर्जी भी नहीं करेंगे। आपको हफ्ता 10 दिन करने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको आदत हो जाती है, तो आप उससे अपने नॉर्मल जो डेली रूटीन के काम है वो कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, जो आप हमें एहतियात बता रहे हैं ना, मेरी खाला हैं, जब भी उनके कोई भी कट्स लगते हैं या ज़ख़म हो जाता है ना, मैंने नहीं देखा अब कभी उन्होंने क्रीम यूज़ की है, वो स्प्रिट होता है ना जो ज़ख़म साफ़ करने के लिए, डायरेक्ट वो लगा लेती हैं, या वो टेप होती है कोई होल्स वाली, वो लगा लेती हैं। तो हम इतना डरते हैं कि कैसे हम अपनी स्किन के साथ खेल सकती हैं, लेकिन वो उसमें ईजी होते हैं, वो ठीक भी हो जाता है। अच्छा, ये जो स्प्रिट और बाज़ लोग डेटोल लगाते हैं, ये ज़ख्मों को वर्सन करता है, सुन लिया जाए, वर्सन करता है। चूँकि आप जब भी ये लगाएंगे ये इरिटेंट्स होते हैं। बाज़ लोग कड़वा तेल लगा के आ जाते हैं, वो भी जो है थोड़ा बहुत इरिटेट करता है। इस वजह से ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, बल्कि उनके साथ जो है जेंटली जो है ना आपने खेलना है, ना कि आपने घर पे बैठे हुए कोई ऐसे टोटके यूज़ करना शुरू कर देने कि आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपको और ज़्यादा जो है उसकी रिकवरी में फिर टाइम लगे। फिर हमें ओरल स्टीरॉइड्स पे जाना पड़ता है, उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इस वजह से अगर कोई आपका छोटा मोटा मसला है तो कोशिश करें, एक तो प्रिवेंशन जो है वो इज़ दी बेस्ट क्योर, तो कोशिश करें प्रिवेंशन की तरफ जाएं कि अपने हाथों और पाँव को बचा के रखें। और दूसरा, अगर वो मसला आ गया है तो आपने उस मसले का हल के लिए किसी नीम हकीम के पास नहीं जाना, बल्कि क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपकी बीमारी के मुताबिक आपको जो है वो ट्रीट करे। ठीक हो गया। और इसके साथ ही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मगर मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी रखेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज साहब, जिनसे हम बात करेंगे डैंड्रफ के मसले के बारे में, क्योंकि सर्दियां हैं, खुश्की का सिलसिला तो ऑब्वियसली जारी रहता है, लेकिन जो सर में डैंड्रफ है एक मेजर प्रॉब्लम है। इस बारे में डिस्कस करते हैं। सर, आप मुझे बताएंगे, हम अगर शैम्पूज़ वगैरह जो हैं वो सेम यूज़ कर रहे हैं जो हम गर्मियों में यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वन ऑफ द मेजर रीज़न हो सकता है ये डैंड्रफ का? जी, असल में बाल भी गर्म पानी से धोना होते हैं। हाँ, एक तो ये बहुत बड़ी वजह है, जो गर्म पानी है वो भी वजह है डैंड्रफ की। डैंड्रफ की इसके अलावा और भी मल्टीपल कॉजेज़ हैं, क्योंकि जो आपकी स्किन है उसमें जो स्वेट और जो सेबेशियस सिक्रीशंस होती हैं जो कि ऑयल स्किन प्रोड्यूस करती हैं, उसकी वजह से कुछ काम होते हैं। जैसे एक तो ये कि वो जो डैंड्रफ का कॉजिंग एजेंट है जिसको कैंडिडा कहते हैं, उसकी ग्रोथ को चेक रखता है। दूसरा ये कि वो आपकी स्किन पे एक मॉइस्चर की लेयर जो है वो डाल देता है, जिसकी वजह से गर्मियों में जो डैंड्रफ होती है वो कम होती है। सर्दियों में ये दोनों चीज़ें नहीं होती, स्वेट भी नहीं होता और साथ में सेबेशियस सिक्रीशंस भी नहीं होती, ऑयल भी नहीं आता। इस वजह से डैंड्रफ जो है वो उसकी जो प्रोडक्शन है अनचेक्ड हो जाती है, कैंडिडा की भी ग्रोथ ओवर हो जाती है और इसके अलावा आपकी स्किन पे मॉइस्चर भी नहीं होता, तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन का जो टर्नओवर है वो ज़्यादा आपको विजिबल हो जाता है। क्योंकि हमारी स्किन जो है वो नॉर्मली वो शेड ऑफ हो रही है। जब वो शेड ऑफ होती है तो अगर तो मॉइस्चर ऊपर होगा तो हमें वो इतना ज़्यादा नहीं पता चलेगा, लेकिन जब वो मॉइस्चर नहीं है, स्किन जो है ड्राई है, तो उसका वो जो टर्नओवर है या उसका वो जो ऊपर से स्किन उतर रही है डेड, वो हमें विजिबल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ सर्दियों में ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती है। डैंड्रफ इज़ इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं है, ये नॉर्मल जो है फिजियोलॉजिकल एक वेदर कंडीशंस की वजह जी से भी शायद। वेदर कंडीशंस की वजह से एक जो है वो एक कंडीशन है। तो इसको हम शैम्पू से भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे आपने कहा गर्म पानी से। अगर उससे हम अवॉइड करें तो नीम गर्म पानी यूज़ कर लें, नॉर्मल टेम्परेचर का, ज़्यादा ठंडा ना हो, तो वो भी जो है हमारे बालों के लिए बेहतर होगा। दूसरा, उसके अलावा थोड़ा बहुत कोई किसी ऑयल का मसाज जो है वो ज़रूरी होता है, ताकि हल्का फुल्का मॉइस्चर जो है हमारी स्कैल्प में, बॉडी पे रिटेन रह सके, जिसकी वजह से हमारा जो डैंड्रफ का इशू है वो भी कम हो जाएगा। अच्छा, जो एक तो डैंड्रफ होती है ना, जब हम बालों को झाड़ते हैं या समथिंग किसी कपड़े में देखते तो वो एक नज़र आती है, कुछ इस तरह से जिसे हम स्पेसिफिक यूज़ कर सकते हैं, सिक्कड़ से वो पैचेस बन जाते हैं, उनकी क्या रीज़न होती है? असल में जब वो पाइल अप होना शुरू हो जाते हैं, या तो ये है कि वो कोई अंडरलाइंग स्किन कंडीशन है जिसको हम सेबरिक डर्माटाइटिस कहते हैं, या एक सर पे भी होती है। जी 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 जी, या जो है वो बल्कि सर पे ही होती है। और इसके अलावा वो दाढ़ी में भी आ जाती है। बाद लोगों को आपने देखा कि दाढ़ी के अंदर भी ये जो है आपको डैंड्रफ नज़र आ रहा होता है, रेड पैचेस नज़र आ रहे होते हैं, इवन के बाजों के मूँछों के अंदर से भी प्रोट्रूड कर रहे होते हैं। तो वो भी जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सेबरिक डर्माटाइटिस। और उनकी अगर ज़्यादा कंडीशन वर्स हो जाए तो आइज़ के अराउंड भी आना शुरू हो जाता है। आंखें उनकी आप देखेंगे अक्सर रेड रहती हैं और इचिंग रहती है आंखों पे उनको, और चेस्ट पे और बैक पे रेड पैचेस भी हो सकते हैं और एक्नी भी हो सकती है। तो ये सेबरिक डर्माटाइटिस इज़ एक्चुअली वर्स्ट फॉर्म ऑफ डैंड्रफ। उसके अलावा कुछ और भी बीमारियां होती हैं जिनमें पाइल अप होना शुरू हो जाते हैं। उसको एक को सोराइसिस कहते हैं और एक को जो है वो फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो भी कहते हैं। तो डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनमें ये जो है वो पाइल अप होके वहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाता है। नॉर्मल डैंड्रफ भी जो है वो पाइल अप हो सकती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बंदा है जो हफ्ते में एक आध दफ़ा नहाता है, तो उसके भी जो सर पे है वो डैंड्रफ वो पाइल अप हो जाएगी और वो इस तरह ढेरों की सूरत में हमें नज़र आती है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ये पर्सनल है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम गंदे बालों में ऑयलिंग करते हैं तो बालों को क्या वो डैमेज करता है? अच्छा, एक आपका सर जो है उसमें पहले से गर्दो गुबार पड़ा हुआ है, जर्म्स पड़े हुए हैं, या जो है आप जिम करके आए हैं तब आपके सर पे इतना ज़्यादा स्वेट हुआ पड़ा है, हर तरह के वहाँ पे जो है फंगाई ऊपर ओवर ग्रोथ हुई पड़ी है, तो उसके ऊपर ही आप आके ऑयल का मसाज अगर करना शुरू कर देंगे, तो अगर तो आप फ़ौरन वॉश कर लेते हैं ऑयलिंग करने के बाद, देन दैट्स गुड।
वगरना ज़रूरत यही है कि स्कैल्प आपकी अच्छी तरह से क्लीन हो, उसके बाद आप जो है ऊपर कुछ अप्लाई करें ताकि वो जज्ब भी तो अच्छे से जी 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 जज्ब भी अच्छे से हो जाए। लेकिन वो जो ऑयल होता है उसको ज़्यादा देर भी स्टे ना करवाएं। बाज़ लोग उसको पसंद नहीं करते, तो आप उसको नहाने से घंटा 1.5 घंटा पहले लगा लें, उसको अच्छी तरह से मसाज करें, उसके बाद उसको वॉश ऑफ कर दें। मतलब हमारे पास अगर सर्दियों में हम देखा जाए सिर्फ एक यही चीज़ें हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, या तो ऑयलिंग कर सकते हैं, इसके अलावा हम डैंड्रफ से या जिस तरह से जैसे आपने जो भी सिचुएशंस बताई, इससे बचने के लिए और क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? प्रिकॉशंस में देखें इसका वैसे मैं आपको एक ये भी बात बताऊंगा, शैम्पूज़ तो जो है वो डेफिनेटली मैं कुछ बता देता हूँ जिनको हम यूज़ करें तो उनसे हमारा डैंड्रफ जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एक दफ़ा पिछले प्रोग्राम में भी हमने उस पर बात की थी। किया था। लेकिन इसके अलावा जो है खाने पीने पे तवज्जो देना बड़ा ज़रूरी है। आप देखेंगे जो बंदे ज़्यादा मीठा लेते हैं, बेकरी आइटम्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं या चावल ज़्यादा खाते हैं, उनके अंदर भी ये देखा गया है कि उनके अंदर डैंड्रफ जो है या सेब्रिक डर्माटाइटिस का जो मसला है वो कभी हल नहीं होता। उनको आप जो मर्ज़ी शैम्पू दे दें, जो उनको आप मर्ज़ी इवन के ओरल एंटी फंगल जो हैं वो कैप्सूल्स या टैबलेट्स दे दें, उनका ये मसला हल नहीं होता। तो अंडरलाइंग बाज़ औक़ात जो है वो आपका खाना भी इस चीज़ को वो वर्स कर रहा होता है। जो डायबिटिक्स हैं उनमें डैंड्रफ का इशू या सेब्रिक डर्माटाइटिस का इशू बहुत मुश्किल से रिजॉल्व होता है, उनकी जब तक शुगर जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं रहती। इस वजह से अंडरलाइंग आपने अपना खाना भी देखना है, आपने अगर कोई अंडरलाइंग आपको डिजीज़ है उसका भी आपने इलाज करवाना है। फिर इसके अलावा जो शैम्पूज़ की बात आ जाती है, शैम्पूज़ में जिंक पायरीथायोन कंटेनिंग शैम्पूज़ हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। उसका एक बहुत कॉमन जो है वेरिएंट वो हेड एंड शोल्डर्स या क्लियर की फॉर्म में है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो कीटोकोनाजोल जो है कंटेनिंग शैम्पूज़ हैं, जिसमें कीटोविन के नाम से आता है, फिर इसके अलावा कीटोज़ के नाम से आता है, या कोनाज के नाम से बड़ा कॉमनली प्रिस्क्राइब शैम्पू है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर उसके अलावा सेल्सन ब्लू जो है सेलेनियम सल्फाइड कंटेनिंग शैम्पू है, वो यूज़ किया जा सकता है। ये सारे जो शैम्पूज़ हैं इनकी कोशिश किया करें कि एक शैम्पू यूज़ किया तो फिर इसको चेंज करें किसी और शैम्पू से। अगर आप एक ही जो है वो शैम्पू यूज़ करते रहेंगे तो अल्टीमेटली वो जो फंगस है या वो जो कैंडिडा है वो उसको इम्यून हो जाएगा और वो आपको शैम्पू उतने इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं देगा। तो इस वजह से महीने 2 महीने के बाद आप अपना शैम्पू जो शफल करते रहा करें। सही। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि खाने का बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग देखते हैं जिनको डॉक्टर्स या फिर कुछ लोग होते हैं जो मतलब घर में सब कहते हैं कि उसके जिस्म में खुश्की है, वो चाहे मैदे में है चाहे वो जिगर में है, इसकी वजह से उसके जिस्म पर भी खुश्की होती है, स्पेसिफिकली सर में भी। तो बहुत सारे रीज़न्स शायद ये इसमें करती हैं चीज़ें शामिल कि अगर आपके जिस्म में खुश्की है, आपके मैदे में खुश्की है, तो वो आपके सर में या इस तरह से डैंड्रफ का बायस बने। देखिए ये आजकल इसके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं, गट जो है गट हेल्थ के ऊपर, या गट का जो आपका माइक्रोबायोम है, जो गट के बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर आजकल बहुत सारी रिसर्चेज चल रही हैं। और ये अल्टीमेटली ये इसका खाने का और गट का आपकी स्कैल्प के साथ, आपके फेस के साथ, आपकी स्किन के साथ जो है वो रोल सामने आ रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है कि ये चीज़ें जो हैं दे डू काउंट। अगर आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे, आपका पेट ठीक नहीं होगा। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमें जो है वो एग्जैक्टली पता है, उनके ऊपर बड़ी रिसर्चेज हुई हैं, जिसमें IBS है और उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ वगैरह हैं। उनके स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो रैशेज़ आते हैं। तो ग्लूटन एक वो है ग्लूटन जो एंटेरोपैथी है, ग्लूटन सेंसिटिव एंटेरोपैथी, जिसमें लोगों को रोटी वगैरह खाने से या ये जौ वगैरह खाने से उसकी एलर्जीज हो जाती हैं, तो उसके भी स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो अल्टीमेटली आपकी जो गट हेल्थ है दैट डज काउंट। अगर आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो आपको स्कैल्प पे भी इचिंग होगी, फेस पे आपको डिफरेंट तरह के इश्यूज जैसे एक्नी हो गया या इचिंग हो गई, बॉडी पे इचिंग हो गई, ये मसले होते हैं, ज़रूर होते हैं ये। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, इतना सारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और इसके साथ मैं भी यही कहना चाहूँगी अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। सिर्फ हम कोशिश करते हैं जो भी हम अप्लाई कर सकें वो एक्सटर्नल तौर पर अप्लाई करें, लेकिन आपकी इंटरनल सेहत जो है वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है।